हैं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से संकलित 12 मासा शीर्षक के बारे में। 12 मासा यानी 12 जो ऋतुएं, 12 मासा यानी 12 महीने की जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन यहाँ पे हुआ है और इसमें कवि ने नागमती के वीर्य का वर्णन किया है। अगहन देवस गठा निसिबाड़ी दूबर दुख सो जाय केमे खाड़ी। अब धनी देवस बिरह बहराती जरे बिरह जो दीपक बाती। कापा हिया जनावा सिउ तोपे जाई होई संग पिउ। घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग ले गया नाहू। पलटी न बहुरा गाजो बिछोही अब हु फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगिनी बिरहिनी हिय जारा सुलगी सुलगी दग्धे बेछारा। यह दुख दगद न जाने कंतु जोबन जन्म करे बसमंतु। पिए सो कहे संदेशड़ो ए भवरा एकाक सोधनी बिरह जरी मुहि तैहिक धुआं अब लाग। अगहन यानी अगहन का महीना लग चुका है, यानी जिसको मार्गशीर्ष के नाम भी जाना जाता है। देवस घटा इसमें दिन घटने लग जाता है और निशी बाड़ी निशी यानी रात जो है वो बढ़ने लग जाती है। दूबर दुख यानी जो असहनीय दुख है सो जाए के में काटे, इसको उस समय में इस बड़ी रात में कैसे निकाला जा सकता है। यानी मार्गशीर्ष के महीने में दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बढ़ने लगती। विरह का दुख और कठिन हो गया है, अब इसको कैसे सहा जाए। अब तो नागमती जो है को विरह के कारण दिन भी रात जैसा लगने लगा। अब धनी यानी अब धनी यानी स्त्री को दिवस यानी दिन विरह बार आता, यानी विरह के कारण दिन भी अब राती यानी रात लगने लगी है। उसके आगे लिखते हैं जरे बिरह जो दीपक बाती, यानी वह विरह में ऐसे जल रही है जैसे दीपक में बाती यानी बत्ती धीरे धीरे जलकर नष्ट हो जाती है। कापा या जनावा सिउ तोपे जाई हुई संग पिउ। उसका हृदय शीत की अधिकता के कारण थर थर कांप रहा है। शीत ऋतु आने से घर में सभी जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उनका भी वर्णन हुआ है। जैपे होई संग पीऊ यानी इस कापा हिया यानी जब हृदय कांपता है उस समय पीऊ यानी पति का होना अनिवार्य है, साथ में होना चाहिए, संग में होना चाहिए। घर घर चीर रचा सब काहूं। अब लोग शीत ऋतु आने के बाद में रंग बिरंगे वस्त्र पहनने लगे, किंतु नागमती ऐसा नहीं कर पा रही और कह रही है कि मोर रूप रंग ले गया नाहू। मेरा रूप रंग जो है वे मेरे नाहू, ये मेरे पति लेके चले गए हैं, मैं क्यों रंग बिरंगे वस्त्र पहन। इनका कहना है कि नागमती कहती है कि मैं क्या करूं, मेरा तो समस्त रूप रंग या सौंदर्य सब नायक अर्थात मेरे पति के जाते समय उसके साथ में ही चला गया है। इसके आगे लिखते हैं पलटी ना बहुरा गा बिछोई, जब से उन्होंने मुझे बिछो यानी छोड़ा है तब से उन्होंने पलट के भी मुझे नहीं देखा है। अब वो फिरे फिरे रंग सोए, यानी नायक कह रहा है नायक मुझे विरह देकर गया है और फिर लौट के नहीं आया है, इसलिए नागमती कह रहे कि मेरा सौंदर्य नायक के लौटने के साथ ही लौट आएगा अगर वो आ गया तो। सियरी अग्नि बिरह ही जा रहा, ये सियर यानी ठंडी अग्नि जो है वो मेरे हृदय को अंदर ही अंदर जो है जला रही है, यानी मेरा हृदय जो है वो ठंडी आग से जल रहा है, यानी हृदय में विरह की शीतल आग जो है वो लगी हुई है। सुलगी सुलगी दग्धे बेछारा, और सुलग सुलग जल जल कर दग्ध हो रहा है। बेछारा यानी राख बनता चला जा रहा है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु जो बन जन्म करे बस बंतु। यानी ये धीरे धीरे उसके बारे में कहा है कि ये शीतल आग धीरे धीरे सुलग कर हृदय को जलाकर राख बना रही है और मेरी इस विरहनी के ताप को मेरा प्रियतम नहीं जानता। इस विरह की आग ने मेरे यौवन को और जीवन को भी जलाकर राख कर दिया, बस मन तो यानी भस्म बना दिया। पिए सो कहो संदेशड़ो वे भवरा का, यानी ये नागमती भवरों से कह रहे कि हे भरमर और कोए, मेरे प्रियतम को यह संदेश देना। पिए सो कहे सो संदेश यानी पिए यानी मेरे प्रिय से संदेश कहना। सोधनी विरह जरी मुई तेई धुआं अमला, ये तुम्हारी प्रियतमा विरह की आग में जलकर भस्म हो गई, उसी आग के धुएं से हम काले हो गए हैं। यानी भंवरा और जो खाग है वो काले होते हैं,
इसलिए उनके लिए कहा है कि उनकी आग के कारण यानी उनके वीरे से जलकर ही हम काले पड़ गए हैं। आगे लिखते हैं, पूस जाड़ थर थन कन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा, विरह बाड़ी बा दारुण सिउ, कपि कपि मरो लेहि हरि जीव। कंत काहू लागो हीरे पंत अपार, सूझ नहीं नीरे, सोर सुपेते आवे जूड़ी, जानो सेज हिवंचल बूढ़ी। चकई निसी बिछुरु दिन मिला, हो निशिचर बासर बिरह कोकिला, रेनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जीव बिछोई पंच। बिरह सचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मोय नहीं छोड़ा। रखत डरा मासू गरा हार्ड भय सब संक, धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटो पंख। यानी अपने आप से कह रही है कि पूस जाड़ थरथन का, अब पौष का महीना लग चुका है, पूस का महीना लग चुका है और सर्दियां जो है और ज्यादा लगने लगी। जाड़ यानी जड़ सर्दियां लगने लगी और शरीर जो है वो थर थर कांपने लगा है। इसके बाद में कहा है, सूरज जड़ाई लंका दिशा का, सूरज भी इस ठंड के कारण लंका की दक्षिणायन हो जाता है, तो लंका की दिशा की ओर तापने के लिए निकल गया है, दक्षिणायन हो गया है और तपने लगा है, ऐसा लगता है। विरह काफी बढ़ चुका है। कंत कहाँ हो लागो हीरे, कि हे कंत हे पति तुम कहाँ हो, मेरे हृदय से लगो, पंत अपार सूझ नहीं मिले। यानी इनका कहना है कि शीत से कांप कांप कर मैं मरी जा रही हूँ, कि हे प्रियतम तुम कहाँ हो, आकर मेरे गले लग जाओ। फिर कह रही है, उसने रास्ता बहुत लंबा उसका वर्णन किया है कि चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला। चकई यानी चकवा चकवी, निसी बिछुरे रात के समय बिछुड़ जाते हैं, दिन मिला लेकिन दिन होते ही सुबह सुबह वापस मिल जाते हैं। हो निसी बासर में तो दिन और रात में विरह में जलती हुई कोकिला के समान हूँ, कोयल के समान हूँ, तो दिन में भी है और रात में भी। यानी रात्रि को अपने प्रियतम से बिछुड़कर चकवा जो है दिन में उनसे मिल जाता है, लेकिन मैं तो विरह में रात दिन कोयल की तरह पीऊ पीऊ कूकती रहती। रेनी अकेली साथ नहीं सकी, रात में भी सखियों के अभाव में मैं अकेली रहती हूँ। कैसे जीव बिछोई पंछी, और बिछड़े हुए पंछी की भांति मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। बिरह सचान भवे तन चाड़ा, चाड़ा यानी भोजन। ये विरह सचान, ये विरह जो है वो सचान हो गया, बाज हो गया। विरह तो अब बाज पक्षी बना हुआ है, मेरे जीवन शरीर को खाई जा रहा है। यानी मेरे जीवन तन चाड़ा यानी मेरा शरीर जो है मांस बन गया है, और ये विरह रूपी जो सचान बाज है ये इसको खा रहा है। जिए तो खाए मोह नहीं छोड़ा, अब मैं जीते जी खा जाएगा, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। रकत डरा मासू गरा हाड़ भय सब संग। आगे लिखते हैं कि विरह वेदना के कारण मेरे शरीर का समस्त रक्त बह गया है तथा मांस गल चुका है, इसके बारे में, और सारी हड्डियां सूखकर शंख के समान खोखली हो गई है। धनी यानी स्त्री सारस होई रही मुई, यह वीरणी तो सारस पक्षी की तरह वियोग की पीड़ा में चीख चीख कर मर गई। मुई यानी मर गई है, रकत यानी रक्त, गरा यानी गल गया है। कवि कहना चाह रहा है कि ये वीरणी तो सारस पक्षी की तरह वियोग की पीड़ा में चीख चीख कर मर गई है, अब तो प्रियतम आकर इस मृत सारस अर्थात नायिका के पंखों को समेटेगा, अर्थात इकट्ठा करेगा। आगे है, लागेऊ माह है परे अब पाला, बिरह काल भयो जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झांपे, हरली हरली अधिक ही कांपे। शुरू से चलते हैं इसमें। लागेऊ माह, अब माह का महीना लग चुका है, परे अब पाला पड़ने लगा है। यानी कवि कहना चाह रहा है कि माह का महीना लग चुका है और शीत की अधिकता के कारण बर्फ गिरने लगी है, सर्दियां पड़ने लगी है, पाला पड़ने लगा है। बिरह काल भयो जड़ काला, और अब स्थितियां परिवर्तन हो गई है कि ऐसी सर्दी की ऋतु विरह में काल बन गई है, काल के समान हो गई है, जड़ काला। पहल पहल जैसे जैसे तन यानी शरीर को मैं रुई से झांपती हूँ, वैसे वैसे अधिक मेरा हृदय कांपने लगता है। फिर कह रही है, आई सुई सूर होई तपूरे नाहा, तेहू बिनु जाड़ न छूटे मां। आई सूर होई, कि मेरे पति जो है वो सूर्य बनकर आ जाए तो मैं वो ताप लूं, नाहा यानी पति, कि तुम सूर्य बनकर उष्मा प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारे बिना माघ महीने का जाड़ा जो है वो दूर नहीं हो सकता। इसके लिए कहा, तही बिन तुम्हारे बिना जाड़ न छूटे मां। यही मास उपजे रस मूला, और इसी माह में रस जो है आनंद है वो
मूल उपजता है कि माघ महीने में अत्यधिक सर्दी में प्रियतम की निकटता ही उसको छुटकारा दिला सकती है और इस महीने में ही फूलों में भी रस बनता है। इसलिए मेरे फूल जैसे शरीर के लिए तुम भौरे के समान, तू सो तुम ही मेरे भंवर यानी भंवरे हो, मोर जो मतलब मेरे यौवन के भंवरे हो और इन फूलों का रस तुम्हें प्राप्त कर सकते हो। नैन चुई जस माउट नेहरू, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसके लिए कहा है कि मेरे आंखों से आंसू उसी तरह निकल रहे हैं जैसे मावट के अंदर, मावट की जो वर्षा होती है उसमें नीरू यानी पानी होता है। यानी विरह के कारण मेरे नेत्रों से आंसू इस प्रकार बह रहे हैं जैसे मावट में माघ के महीने में जो वर्षा होती है में पानी बहता है। ते ही जल अंग लाग सर चिरू, विरह के कारण यानी आंसू की जो बूंदे वस्त्रों पर पड़ रही है वे शीतलता के कारण ओलों की तरह प्रतीत हो रही है। विरह पवन होई मारे झोला, और विरह पवन बनकर शरीर को झकझोरता है। कहे उस सिंगार को पहिर पटोरा, गिये नहीं हार रही कोई डोरा, डोरा यानी कमजोर हो जाना, गिये यानी गर्दन, कि ऐसे में कौन श्रृंगार करे और कौन सुंदर इसमें वस्त्र पहने, गर्दन या शरीर तो डोरे की तरह पतले हो गए हैं, इसमें हार भी नहीं टिकता है। फिर आगे भी कह रहे हैं नागमती कि तुम बिन कंता धनी हरुई तन तरुवर भाडोल, तेई पर विरह जराई के चही उड़ामन झोल, कि तुम्हारे अभाव में यह नायिका हार थक कर इतनी हल्की हो चुकी है, धनी हरुई यानी हल्की हो चुकी है कि तन तिरुवर भाडोल, कि शरीर तिनके के समान डोलता ही रहता है। तेही पर विरह जराई, और ऐसी स्थिति में विरह इस शरीर को जलाकर भस्म कर देना चाहता है और उस राख को भी उड़ा देना चाहता है। आगे हैं फागुन पवन, फागुन का महीना लग चुका है। फागन पवन झकोरे बहा, चौगुन शिव जाय की निकट, फागुन का महीना लग चुका है। हवा झकोरों के साथ चल रही है, इसलिए तेज पवन के कारण शीत जो है वो 4 गुना बढ़ गई। अब सर्दियां बढ़ चुकी है, काफी सर्दी बढ़ चुकी है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि चौगुन 4 गुना हो गया शिव। तन जस पियर पात भा मोरा, अब मेरा तन जो है शरीर जो है पीले पत्तों के समान हो गया, यानी इसके कारण यानी शीत के कारण मेरा शरीर पत्तों की तरह पीला पड़ गया है। अब यह विरह रूपी पवन जो है मुझको झकझोर रही है। विरह न रह पवन, तरीवर झरे झरे बन डाका, तरीवर यानी पत्ते, यानी इनके लिए कहा है, तरीवरों के लिए, पत्तों के लिए, कि धीरे धीरे इनके पत्ते झड़ते चले जा रहे हैं। भई अनपद फूल फरसाका, तेज हवा और शीत के कारण पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं और समस्त जंगल ठूट अर्थात पत्तों से रहित हो गया है। पत्रहीन पेड़ों पर नए पत्ते और फूल आ गए हैं। केनई वनापति वनस्पति केने हुलासु, और उन पे फूल आ जाने के कारण समस्त वनस्पति जगत जो है वो प्रसन्न हो गया, उलासु। मोह कहे भा जग दुन उदासु, किंतु मेरे लिए तो ये संसार दुगनी उदासी से भर गया है। फाग फरइये सब चांचरी चोरी, यानी चाचरी कहते हैं चरचरी नामक जो खेल होता है, एक दूसरे पर रंग डालना जिसको कहते हैं। फाग यानी ये भाव कहना चाह रही है कि प्रियतम की वीर्य में मेरे तो इस प्राकृतिक वातावरण में उदयनशीलता बढ़ चुकी है और फागुन में गाए जाने वाले फागुन को सब मिलकर जुलकर गा रहे हैं, उन्हीं के बारे में है। मोही जिए ला है दीन जैसी हुआ, यानी इस राग को सुनकर मेरे हृदय में तो होली सी जग रही है, क्योंकि प्रियतम के वियोग में किसके साथ में मिलकर ये खेलूं, यानी ये खेल मैं नहीं खेल सकती। जो पे पियसु जरत असभावा जरत मरत मोहि रोसना, जहाँ पर पिए ही यानी प्रियतम के लिए, यदि प्रियतम को मेरा जलकर मरना ही अच्छा लगता है तो मुझे जलकर मरने का भी प्रियतम के प्रति कोई क्रोध नहीं होगा। जो पे पिए यानी अगर पिए यानी पति चाहता है तो मुझे जलने में कोई समस्या, जरत मरत मोहि रोष ना हो, गुस्सा नहीं आएगी। राति दिवस ये मन मोरे, लागो कंत छार जो तोरे, तो मुझे जलकर मेरे मरने की भी प्रतिक्रिया के बारे में कहा हुआ, आगे कह रही है कि हे प्रियतम, रात दिन मेरी यही लालसा रहती है कि मैं जलकर और राख बनकर तुम्हारे शरीर से लग जाऊं। फिर आगे लिखती है कि नागमती यह भी कामना करती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर लूं और पवन से करेगी कि हे पवन तुम इस शरीर को क्षार क्षार यानी राख बनाकर उड़ा दो। मकुते मारग होई परो कंत झरे,
कि पवन से कह रहे हैं कि वह इस राख को उड़ाकर वहां ले जाए जहां प्रियतम के पैर पड़े, वहां पर इसको पहुंचा दे।